नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 जो आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसके लिए हम लोग स्पेशल डीआई सेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक पाई चार्ट पढ़ लिया है, लाइन ग्राफ पढ़ लिया है और बार ग्राफ पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल। दोस्तों, ये टेबल जो आपके सामने है, यानी कि जो सारणी आपके सामने है, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 15/10/2022 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। ये प्रश्न है। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। इन सब चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपको पूरा अंत तक बने रहना है और पूरी तरीके से आपको ये सारणी पूरी क्लियर हो जाएगी। आज दोस्तों, इसमें दिया क्या गया है, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है क्या कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो जो आपके सामने टेबल दी गई है, कह रहा है दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में है। आपके पास वर्ष है 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। आपको व्यय, ये आपके वर्ष हैं किसी कंपनी के 5 वर्ष का, यहाँ पे व्यय के पद दिए गए हैं। अब कंपनी जो है वो कहाँ कहाँ पे व्यय कर रही है, ये चीजें दी गई है। कह रहा है वेतन, भाई कंपनी है तो कर्मचारियों को वेतन भी देगी, ये वेतन है। ईंधन तथा परिवहन पे खर्च यहाँ दिखाया गया है, बोनस यहाँ दिखाया गया है, ऋणों पर ब्याज यहाँ दिखाया गया है और कर जो है यहाँ दिखाया गया है। मतलब आपको 5 मदों में वो पैसा खर्चा कर रहा है। वे जो है कंपनी ईंधन पे भी खर्चा कर रही है, ईंधन तथा परिवहन पे, वेतन पे, बोनस पे, ऋणों पर व्यय, ऋणों पर ब्याज दिया गया है और कर है। अब इससे निर्धारित, मतलब इसके आधार पे आपके पास 5 प्रश्न दिए गए थे। इन 5 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्त है, वो आप देखिए क्या है। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो आपको क्या पकड़ना है, तो आपको पकड़ना है, कह रहा है इस अवधि के दौरान। इस अवधि के दौरान का मतलब कि 5 वर्ष आपके पास है, 5 के 5 वर्ष की बात कर रहा है। कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि, तो आपको ब्याज यहां पकड़ना है। तो ब्याज कहां है, ऋणों पर ब्याज इस कॉलम में दिया गया है। अब आपको बताना है कि औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आपके पास कितने वर्ष हैं, आप कहोगे 5 वर्ष है। इन 5 वर्षों का ऋणों पर जो ब्याज है पूरा जोड़ लेते हैं और 5 से भाग कर देते हैं, तो पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब आपका यहाँ पे क्या है ना कि जोड़ने में थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये सब सवाल क्या होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, जहां पे जोड़ने और घटाने, गुणा और भाग में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच भी रखनी पड़ती है कि लगभग अनुमान भी लगाया जाता है कितनी बार जा रहा है। तो आपको कंप्लीट डिवाइड करने से आप बच सकते हैं। तो अनुमान भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लेकर चलना है, यूनिट डिजिट को भी लेकर चलना है। तो चीजें धीरे धीरे आपको क्या हो जाती हैं, आसान लगती हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दोस्त नहीं करने पड़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि। तो हम ब्याज को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो यहीं से लेकर के जोड़ के आए और चाहें तो आप लिख करके यहां जोड़ें। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहां से सीधा हम जोड़ करके आते हैं। हमको निकालना क्या है, औसत। क्या निकालना है, औसत। तो औसत के लिए हमने आपको क्या बताया कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आइए दोस्तों, आपको जोड़ना किसको है, तो आप जोड़ोगे किसको, ब्याज। ब्याज कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। अब आप जोड़िए, देखिए 4 4 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 4 23। तो 23 के 3 हासिल आए 2। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 9 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21, 18 3 21 और 2 हासिल था, 21 2 23।
अभी भी हासिल कितना बचा है, तो 2 बचा है। आगे आ जाइए दोस्तों, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, और 11 और 2 क्या हो जाएगा, 13 हो गया। क्या हो जाएगा, 13। आप कितने अंक पे दशमलव लगाओगे, 1 अंक पे दशमलव आपको लगाना है, यानी 133.3। अब आपके पास कितने औसत निकालना है, तो कितने वर्ष हैं इसको भी जरा ध्यान दीजिए। तो 1 2 3 4 5 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, 5 से डिवाइड। मैंने कहा औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब इसको 5 से काटिए आप, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 5 6 30, दशमलव लगेगा, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, यानी 26.66 लाख औसत ऋण जो दिया गया है 5 के साल, 5 के 5 साल में जो औसत ब्याज दिया गया है ऋण पर, वो कितना दिया गया है, तो 26.66 लाख। तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको क्या करना है ना, कैलकुलेशन को कम करना है, वर्बली चीजों को ज्यादा करना है। आप यहीं पे जोड़ करके लेकर आओगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। तो 133.3 जब हमने इसको जोड़ा तो मिला। अब 5 वर्ष से औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दिए तो 26.66 लाख आपको मिल गया। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है इस टेबल से। कह रहा दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सेकंड, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। दोस्त ये कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस, बोनस कहाँ है, तो बोनस ये है। तो बोनस को आपको क्या करना है, जोड़ना है। कह रहा है अवधि, अवधि का मतलब 5 के 5 वर्ष की बात कर रहा है आपसे। आगे आपसे कह रहा है दोस्त इस अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतन, आपको वेतन को जोड़ना है और आपको बोनस को जोड़ना है। तो पहले कुल बोनस कितना है उसको जोड़ लेते हैं। बोनस, तो बोनस कितना है जरा हम ये देखते हैं। बोनस जोड़ना है तो बोनस यहीं से हम जोड़ के डायरेक्ट ले आएंगे। अब आप देखिए, आप 6 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, तो यहां लिखोगे 0, कितना आ गया आपका, 2 रिमाइंडर आ गया। अब ये देखिए 9 6 15, 15 8 23, 23 5 28, 28 2 30, तो 0 यहां पे। अब आपका शेष कितना आ गया, 3 भाई। आगे आ जाओ, अब आप जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 और 9 3 12, 12 कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी आपको 12 लाख रुपए मिल गया जो आपने बोनस पे खर्च किया है। कितना दिया है भाई, कंपनी 5 के 5 साल में जो बोनस पे खर्च है, बोनस पे जो भुगतान किया गया है वो कितना किया गया, 12 लाख का किया गया। इस 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है। आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन। अब आपको निकालना है भाई वेतन, क्या निकालना है, वेतन। अब वेतन कहां है आपका, ये है। तो वेतन को यहीं से जोड़ के हम लेकर के आएंगे। आइए दोस्तों, यहां क्या है, 0 0 4 0 0, तो क्या आ गया भाई, 4 आ गया। आगे आ जाओ, 5 5 4 9 9 2 11 11 4 15, यहां 0 है तो 15 की क्या लिखोगे, 5 हासिल क्या आया, यानी शेष आ गया 1 भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या बचा है, 4 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 3 18 18 1 19 19 लाख 1954, मतलब आप कह सकते हैं इतने लाख रुपए वेतन पर भुगतान किया गया है। तो अब आपने 2 चीजें निकाल लिया। क्या क्या चीजें निकाल लिया आपने, बोनस पे कितना खर्च किया गया है आपने उसको जोड़ लिया,
आपने वेतन पे कितना कंपनी द्वारा खर्च किया गया है आपने उसको ऐड कर लिया। अब बात क्या कह रहा है, अब उसको ध्यान देंगे। कह रहा है कि कंपनी द्वारा भुगतान की गई, मतलब अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितने परसेंट है, ये इसका लगभग कितने परसेंट है ये बताना है। तो कितने परसेंट के परसेंट लगभग हो जाएगा भैया 12,19,54 का कितना करना क्या है, इसको अगर हम काट लेते हैं 2 से तो 2 छंग 2 से इसको काट लें तो 2 नवा 18, एक बचेगा 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 सत्ते 14। आप कहोगे क्या 600 बटे 977। अब जरा मैं आपसे कहूं कि 600 में 977 से भाग नहीं जाएगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ हम क्या बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाएगा जरा एक बार एनालिसिस आप करिए तो 9 छक 54, 9 छक 54, 7 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 0.6 कितना गया 0.6। क्या देखो कहीं दिख रहा है 0.6, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 0.6% ये आपका क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। आपने देखा कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस थोड़ा सा आपको दिमाग को लगाना है, नहीं तो आप डिवाइड ही करते रह जाएंगे। तो डिवाइड पूरा नहीं करना है, जब आपको लगभग पूछा है तो आपको एक एनालिसिस आपने किया कि कितनी बार जा सकता है, तो 9 छक 54, तो 9 7 बार जाएगा नहीं, जो ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार गया, तो 6 आपको दिख रहा है, यानी 0.6% बोनस जो है वो वेतन का लगभग 0.6% है मेरे दोस्त। आइए दोस्तों इसका इस टेबल से जो तीसरा प्रश्न आया था उसको देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे एक चीज शुरू में ही बताया था कि टेबल के प्रश्नों में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है जो समझना है, बस आपको कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि डाटा जो है थोड़ा सा लंबा लंबा दिखता है, आपको जोड़ने और घटाने में सावधानी हो तो हमें लगता है कि कहीं से कोई समस्या आती नहीं है दोस्त। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2011 में सभी मदों पर जो व्यय है 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था, यानी आपको करना क्या है कि 2011 में कितना व्यय हो रहा है और 2015 में कितना व्यय हो रहा है, अब इसको आपको टोटल क्या करना है, जोड़ना है। अब सावधानी यहीं पे आपको बरतनी है। 2011 किसकी बात कर रहे हैं, 2011 में कुल व्यय कितना है, तो 2011 को यहीं पे हम पूरा जोड़ते हैं। आइए दोस्तों 0.4 एक जगह है तो आप केवल 0.4 पहले लिख लीजिए, ठीक भाई, आगे आ जाइए। अब यहां से उठाते हैं, यहां क्या है 5 है, 5 3 8, 8 2 10, और यहां क्या है 0 है, यहां क्या है 0 है, तो 10 आया है। देखिए 5 4 9, 5 3 8, 8 2 10, 10 के 0 क्या आया आपका, शेष 1 आ गया। आगे मेरी बात ध्यान से समझिए। अब आपके पास यहां क्या है 8, 8 1 9, 9 और 0 यहां है, 0 यहां, 9 1 आपका बचा हुआ यहां पे था, तो क्या हो गया 10, फिर आपका 1 अभी जो है आपके पास शेष के रूप में है। आगे आ जाइए। अब यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां 1 बचा है भाई, 1 यहां है और 3 यहां है, तो 3 1 4 और 1 क्या हो गया 5। आप कह सकते हो 500.4 लाख, 500.4 लाख 2011 का कुल व्यय है। 2011 का कुल व्यय जितने मदों में किया गया, 5 मदों में किया गया था, पांचों को जब आपने जोड़ लिया तो आपका कितना आ गया 500.4। एक बार आप डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करिए, ऐसे देखिए 300 ये था, 100 ये था, 400। अब आप जरा देखिए 85 यहां है, 13 और 2 15, तो 85 और 15 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 300 एक 400, 400 एक 500, 500.4 आप ऐसे भी बता सकते थे, कैसे, डायरेक्ट भी जोड़ करके। हाँ, लेकिन आप किसी भी तरीके से करिए, आपका कैलकुलेशन त्रुटि ना होने पाए, इसका विशेष ख्याल रखिए। तो मैंने कहा आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 300 एक 400, 85 और
13 2 15, तो कितना हो जाएगा 85 1500 हो जाएगा। 400 1 500 500.4, बाकी मैंने आपको ऐड करके भी दिखा दिया। आगे मेरी बात समझिए। अब 2015 किसकी बात कर रहा है? 2015 की बात कर रहा है। अब ध्यान से 2015 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 2015 को। सबसे पहले दशमलव वाली बात करते हैं। दशमलव पे यहाँ पे क्या है? 1 अंक है, यहाँ पे क्या है? 2 अंक है। तो आप ऐसा करिए, अब देखो ये से 39.4 है और ये है 2.96 है, तो ऐसे जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जोड़ने में गलती हो जाएगी। और कहीं दशमलव नहीं लगा, पहले हम दशमलव को ही जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो गया। आगे ये क्या हो गया? 9 और 4 13 हो गया। 13 के 3 1 आपका बचा हुआ यहां से। अब आ जाइए, अब इसको यहां से हटाते हैं, अब सीधा यही से जोड़ना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यहां पे क्या है? अब आपका 8 है, यहां क्या है? 9 है। तो 9 8 17, 17 और 2 दशमलव वाला आप जोड़ चुके हो। दशमलव आपको जोड़ने की जरूरत अब नहीं है, आपके पास 1 बचा हुआ है। आपको क्या करना है? 8 9 8 17, 17 2 19, 19 और 2 19 2 21, 21 और 0 यहां है, तो 21 और 1 आपका ये हो गया 22। क्या हो गया? 22। अब आपके पास क्या बचा है? 2 आपके पास बचा हुआ। आगे आ जाइए, यहां से उठाइए 8 8 3 11, यहां कुछ नहीं बचा है। 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 1 यहां हो गया। ये यहां से नहीं लेना भाई, ये तो वर्ष दिया गया है। तो आपने क्या जोड़ा? 8 9 8 3 11, 11 5 16, 16 5 16 5 21, 21 और 2 23, 21 2 23। अभी भी फिर आपके पास 2 बच गया। अब आप आ जाइए, ये वर्ष है, इसको मत जोड़िएगा, नहीं तो इसको भी उसी में ऐड कर लीजिए। अब आप यहाँ पे खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ क्या बचा है? 4 और यहाँ बचा है 1, 4 1 5, 5 2 7। कितने अंक पे दशमलव लगाओगे? 2 अंक पे दशमलव लगाओगे। यानी आपका आ गया इतने लाख। कितने लाख आ गया? 732.36 लाख आ गया। बहुत सावधानी केवल जोड़ने में हो। अगर जोड़ने में सावधानी है तो चीजें अब आसान है। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई ये जो है, ये 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने परसेंट है, ये इसका कितने परसेंट है ये बताना है। तो 500.4 बटे 732.36 और गुणे क्या कर देना भाई? 100 कर दे। अब मेरी बात ध्यान से जरा समझिएगा, तो आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इसको आप काटते ही रह जाओगे। आपको करना क्या है? यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं और 2 अंक पे दशमलव यहाँ हो गया, 2 अंक पे यहाँ, इसको हटा देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 4 से इसको काटिए, 4 इकन्नम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 इकन्नम 4 और 0, इसको 4 से काटिए, 4 इकन्नम 4, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 4 अठे 32, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12, 0 4 नवाई 36। आ जाइए, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 0 यहां बढ़ जाएगा, 1251 0 था ही, 2 0 और बढ़ गया, बटे क्या है? 18309। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अब हम पूरा डिवाइड करेंगे ही नहीं, अब मैं एक एनालिसिस करूंगा कितनी बार जा रहा है, यहाँ कितनी बार, ये कितना है? 5 डिजिट है, तो यहां जरा 5 डिजिट को अगर हम पकड़े तो ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला क्या है? बड़ा है, जाएगा ही नहीं। यहाँ 12,510 है, 18,309, इसका मतलब हम यहां तक की बात कर लेते हैं, यहां तक ले चलते हैं, यहां तक ले। अब एक जरा एनालिसिस लगाइए कि 18,000 की टेबल, अगर 18 की टेबल पढ़ा जाए, 18 की टेबल, अब 18,000 मत देखो, यहां देखो 18 है और यहां देखो कितना है? 125 है। आपको लगभग कितने परसेंट बताना है, तो कितनी बार जाएगा जरा एक यहां पे अब आप एक एनालिसिस मारिए कि कितनी बार ये जाएगा। अगर आप एनालिसिस मारते हैं तो 18 से, अगर आप 18 की टेबल पढ़ते हैं तो 7 बार तो जाएगा नहीं। कहोगे क्यों नहीं जाएगा? तो 18 सत्ते 126 होता है, जबकि यहाँ पे 125 ही है।
इसका मतलब लगभग लगभग 6 बार जाता हुआ दिख रहा है। कितनी बार जाता हुआ दिख रहा है? 6 बार। अगर 6 बार जाता हुआ दिख रहा है तो 6 तो आएगा ही आएगा। तो जरा ऑप्शन पे नजर डालो कि 6 यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, एक ही जगह पे है। तो 68.33% आ गया। क्या पूरा डिवाइड करना पड़ा? करना ही नहीं है भाई। एनालिसिस तो करो कि कितनी बार जाएगा एक बार में। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, 18,309 है। यहाँ क्या है, 12,510 था, तो इसमें नहीं जाएगा तो एक जीरो वाला और ले लेंगे पूरा। जब पूरा ले लिया तब हम 18 की टेबल 125 में केवल पढ़ेंगे, हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहां से पता चल जा रहा है 125 में जब 18 की टेबल पढ़ोगे तो 7 बार तो जाएगा ही नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 ही बार पूरा पूरा जाएगा। तो जब 6 बार ही पूरा गया तो जैसे ही 6 बार गया तो 6 दिखने लगा, बस आगे और डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है इसको भी देखते हैं। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है इसको भी देखते हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। ध्यान दीजिएगा, करों पर, किस पे? करों पर। तो करों कितना है भाई? कर ये है, इन सबको जोड़ना है। और क्या जोड़ना है? ईंधन और परिवहन, ईंधन तथा परिवहन को जोड़ना है। और इन दोनों के बीच क्या निकालना है? अनुपात। तो बस जोड़ने में सावधानी आपकी होनी चाहिए। अगर आप जोड़ना आपको आता है तो कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूं। कर और ईंधन तथा परिवहन, ईंधन तथा परिवहन, इन दोनों को आप जोड़िए। पहले हम कर को जोड़ते हैं, तो ध्यान से मेरी बात यहां पे सुनिएगा। 8 8 16, 16 5 21, 0 है, 21 5 26, 26 के 6 हासिल आया 2। आ जाइए भैया, यहाँ क्या है? 8 8 7 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 8, 23 8 31, 31 और 2 33, 33 के 3 हासिल है आपका 3 भाई। आ जाओ, अब क्या बचा है आपके पास? केवल एक बचा है यहाँ पे, एक वहां है, 3 यहाँ है, 3 1 4 हो गया। क्या हो गया? 4। यानी 436 लाख रुपए कहाँ खर्चा किया गया? कर पे। अब आ जाइए ईंधन तथा परिवहन। तो बस जोड़ने में मैंने कहा सावधानी होनी चाहिए, बाकी सवाल में कुछ है नहीं, जोड़ना आपको आता है, चीजें आसान है। ईंधन तथा परिवहन, बस जोड़ने में सावधानी होनी चाहिए। बात मेरी अब ध्यान से समझिए। यहां क्या है? 2 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, यहां क्या है? 0। तो 14 के क्या लिखोगे? 4। तो क्या आ गया भाई? 1 आपका बचा हुआ है। आगे आ जाओ, यहां क्या है? 5 5 3 8, 8 यहाँ 0 है, 8 1 9, यहाँ क्या है? 0 9 और 1 ये बचा हुआ था 10, 10 के 0, फिर 1 आपका बच चुका है। आ जाइए भाई, यहाँ क्या है? 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 और 1 6। आप कहोगे कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। अगर आप ऐसे भी जोड़ते तो ऐसे भी जोड़ सकते थे। देखो कैसे, 1 2 3 4 500 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। यहां क्या है? 5 5 3 8 8 1 9, 9 का मतलब 90 हो गया। आप आगे क्या बचा है? तो आप कहोगे 5 5 10 10 2 12 12 2 12 2 14, तो 14 इसमें ऐड कर ले। आप कहोगे 604। ऐसे भी जोड़ सकते हो। बस कुल मिला के आप आगे से जोड़िए, सैकड़े से जोड़िए, इकाई से जोड़िए, गलत ना होने पाए बस। ठीक है, आइए अब इसको क्या करिए, इसको सरल कर लीजिए। अब देखो ये दोनों 4 से कटता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 0, 4 9 36, इसको 4 से काटिए, 4 × 4 2 बचेगा, 4 5 20, 4 × 4। तो कहीं पे आपको 109 अनुपाते 151 दिख रहा है, तो आप कहोगे डी ऑप्शन तो है सर, 109 अनुपाते 151, डी ऑप्शन। तो आप देख रहे हो ना, मतलब पांचवा और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 2013
2013 में कितना खर्च है इसी को आपको क्या करना, ऐड करना, फिर वही जोड़ने की प्रक्रिया आ गई। आपको कह रहा है 2013 के दौरान इन मदों पर, इन मदों का मतलब जो आपके पास 5 मद हैं, वेतन है, ईंधन तथा परिवहन है, बोनस है, ऋणों पर ब्याज है और कर है। तो आपको 2013 है, 2013 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए जोड़ लेते हैं। करना क्या है आपके पास, यही 2013 को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद 84 है और यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, बाकी कहीं पॉइंट नहीं है। तो पहले आप इसी पॉइंट को जोड़ लीजिए। कितना है यहाँ, 0.6 है, ये हो गया आपका। तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8 6 14। अब एक चीज आप देखो ना, तो आपको अब आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे सर क्यों, देखो दशमलव के बाद 4 4 आएगा और दशमलव के बाद 4 4 एक ही जगह दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, केवल बी में दिख रहा है। तो क्या आपको पूरा जोड़ना पड़ा, जोड़ना ही नहीं। आइए आपको जोड़ के दिखा देते हैं। मैंने क्या कहा ना, अगर आपकी नजर रही ऑप्शन पे तो चीजें बहुत आसान होती है। मैंने कहा ना कि दशमलव के बाद यहाँ क्या है, 8 4 है, यहाँ दशमलव के बाद 6 है। तो पहले ही जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4, इसके बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ पे आपका एक क्योंकि बचा हुआ है तो एक आप रिमाइंडर के रूप में अभी रखिएगा। अब आगे आ जाइए। अब मैंने कहा ना 0.44 दशमलव के बाद आएगा, एक ही जगह पे है, आपको आगे चेक करने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन आइए हम लोग जोड़ लेते हैं। अब आगे जोड़ते हैं। यहाँ क्या है, 5 5 1 6 6 2 6 2 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो गया, 13 4 17 17 और 1 18 8, फिर आपका एक, फिर देखिए 8 मिला ना, आगे आ जाइए। अब यहां पे क्या बचा हुआ, 7, क्या बचा हुआ 7 7 3 10, यहां कुछ नहीं बचा है, 10 यहां 0 ही है, 10 ही रहेगा, 10 2 12 12 और 1 13, 3 मिला, देख लीजिए। अभी आपके पास फिर एक आपका रिमाइंडर हो गया। आगे आ जाइए भाई, कहां गया, यहां आ जाइए। यहां पे 5 है और एक 6, 6 और 1 7, तो 738.44 लाख। आपको कितनी आसानी से चीजें आ गई। मैंने कहा आपको जोड़ के भी दिखा दिया और बिना जोड़े ही मैंने आपको बता दिया कि आप पॉइंट वैल्यू से ही स्पष्ट कर लिए थे कि यहाँ पे क्या आना है। इससे आसान जोड़ आपको नहीं बताया जा सकता कि कैसे चीजों को आसान कर सकते। तो दोस्तों आपको ये जो 2022 की टेबल थी वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे सवाल आते हैं। अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में और टेबल के प्रश्न करेंगे जिससे कि टेबल में भी जो कंफ्यूजन हमारी है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, दूर हो जाए। दोस्तों होता क्या है ना कि डीआई जो होती है, चाहे वो आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे आपका बार ग्राफ हो, चाहे आपका पाई चार्ट हो, चाहे आपका टेबल हो, यहाँ चारों से एक एक प्रश्न आते हैं जिनके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको जोड़ने और घटाने की जो क्रिया, जैसे आपने इस प्रश्न में देखा कि जोड़ना लगभग आपको सारे सवाल में पड़ा है, तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आपको कंसंट्रेट होकर के काम करना पड़ता है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो डीआई में बहुत ज्यादा आपको समस्या करे। तो दोस्तों क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको डेली कम से कम एक क्लास या 2 क्लास आपको मैं कोशिश करूंगा कि लगातार दूं, जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो और आप डीआई के लगभग सारे प्रश्न सही करके आए। ये मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा है वो आप जरूर एक बार बताइएगा देखने के बाद जो है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मैंने जो समझाने की कोशिश किया है बड़ी ही सरलतम भाषा में किया है। और कोशिश ये होती है कि जो कमजोर बच्चा है, जो पहली बार क्लास को देख रहा हो या पहली बार मैथ पढ़ रहा हो, उसको भी चीजें समझ में आए। दोस्तों यूपीएसआई नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहा हो, सारे सब्जेक्ट के साथ करना चाह रहा हो, तब भी हमारे यहाँ सुविधा अवेलेबल है। यदि आप इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं, अगर मैथ भी आपको इंडिविजुअल करना है तो हमारे यहाँ आप आ सकते हैं। हम यूपीएसआई मैथ इंडिविजुअल क्लास भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों।
और क्लास आप डेमो क्लास, अगर आपको डेमो क्लास की जरूरत है तो आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे इतने ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख करके एनालिसिस कर लीजिए कि चीजें कैसे हो सकती हैं, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज आपको ये मैं कहूंगा कि आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहिए यूपीएसआई में तो कुछ चीजें हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग वीडियो बहुत जल्द बना करके आप लोगों को दूं कि यूपीएसआई में सिलेक्शन आप कैसे पा सकते हो और किन किन बिंदुओं पे आपको काम करना होगा। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं ना कि बच्चे बहुत ज्यादा जीएस की तरफ भाग रहे हैं कि जीएस मूल विधि पढ़ लें, पॉलिटी पढ़ लें या अन्य चीजों को पढ़ लें जिससे हमको सिलेक्शन मिल जाए। दोस्तों जब तक आपकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट नहीं होती है, जब तक आप इन तीनों सब्जेक्ट में 95 प्लस सही करने की क्षमता में नहीं आते हैं, तब तक आप ये मान के चलिएगा कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं अभी। अब इन 3 सब्जेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मुझे ये बताओ कि कोई बच्चा इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि मैं जीएस में 95% ला सकता हूं? कहेगा नहीं। लेकिन मैथ में कह सकता है बच्चा, रीजनिंग में कह सकता है, हिंदी में भी कह सकता है कि हम 90-95% ला सकता हूं। तो मेरे दोस्त जो आपका हथियार है वो आपसे न छूटने पाए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। यदि आप इस उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है और आपको 160 में 130 क्वेश्चन प्लस करने ही करने हैं सही। अगर आप 130 प्लस सही क्वेश्चन करके नहीं आते हैं तो आप अपने आप को सिलेक्टेड मत मानिएगा, यानी आपको 130 प्लस करना ही करना है दोस्त। उसके लिए आपको एक प्रॉपर योजना बनानी पड़ेगी और वो योजना बनानी पड़ेगी। और आपको, आप ये सोचो, कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि आप 8 घंटे 10 घंटे की लाइव क्लास पढ़ करके 8 घंटे 10 घंटे का वीडियो डेली देख करके क्या कोई बच्चा सिलेक्शन पा सकता है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों ऑनलाइन आप पढ़ो, अच्छी बात है, मैं किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी का विरोध नहीं करता हूं, सब अच्छा है। आपको कहां पे सुविधा होती है आप उन चीजों को जरूर करिए। अगर आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको ऑफलाइन अच्छा लगता है आप ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रेटजी जरूर आपकी होनी चाहिए कि आप, पता लग रहा है कि आप कोई मैथ का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वीडियो पे वीडियो देखते जा रहे हो, भाई कब तक देखोगे? आप काम तो करो, आप बुक भी उठाइए। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो किसी भी बुक को उठाइए और उस बुक से उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप जितनी बार आप मैक्सिमम हो सके 3 बार 4 बार 5 बार आप उसी क्वेश्चन को लगा करके देखिए, उसी चैप्टर को लगा करके देखिए, आपको स्वतः समझ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और जब तक आपकी मैथ की स्पीड नहीं बनेगी, मैथ का क्वेश्चन देख करके आप डाटा बनाना नहीं सीख पा रहे हो, रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप देख करके क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पा रहे हो कि कौन सी सीरीज इसमें क्या करना है दोस्त, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको बुक उठा करके काम करना ही पड़ेगा। आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछिए कि आप बिना बुक पे काम किए नौकरी पा गए? आपने बुक को मोर टाइम बिना लगाए कोई चीज हो गई? नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल भटकिए मत, आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो जाइए दोस्त। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको यूपीएसआई देना है तो आपको कंसंट्रेट होकर के जहां भी पढ़ते हैं दोस्त, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपको सिलेक्शन चाहिए प्यारे दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए और इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस बढ़ाइए यदि आपको नौकरी चाहिए तो। और साथ साथ आप पहले, अगर आप जब बच्चों को देखते हैं जब तक पेपर होगा तब तक वो वीडियो ही देख रहे हैं, मेरे भाई कब तक वीडियो देखोगे? वीडियो देखने का समय क्या होता है, जैसे आपने प्रॉपर कोई चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप बुक उठाइए, उसको लगाइए सारे टाइप के सवाल, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, फिर मॉक पे आ जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए जो है। अगर आप इन सब सारी चीजों को करते हैं ना तो आपकी स्पीड और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बूस्ट होता चला जाएगा। अब पता लग रहा है कि आप केवल जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक आप सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, तब तक आप क्या कर रहे हैं, केवल आप वीडियो देखते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, सिलेक्शन चाहिए तो आप जो है किताब उठा करके वीडियो देखिए, जो कंफ्यूजन हो उसको देखिए कि ये टॉपिक पे कंफ्यूजन है, इस टाइप में कंफ्यूजन है, आप वीडियो देख लिए, टाइप क्लियर हो गया, किताब उठाइए, मैक्सिमम टाइम पे उसकी प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर आपको कम समझ में आया हो, जो चैप्टर में टाइप कम समझ में आ रहा हो, उस पर आप प्रॉपर काम करिए, काम करके उस पर प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, आपको चीजें वो भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि अभी आपको पेट पे कंसंट्रेट कुछ बच्चे किए हुए हैं, तो पेट का एग्जाम भी क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही है, तो दोस्तों एसआई के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना करके दूंगा। और सारे लोग आप उन बच्चों को भी बताइए जो बच्चे इस कॉन्फिडेंस में हैं कि हमारी मैथ अच्छी है या हमारी रीजनिंग अच्छी है, हम बेहतर कर लेंगे। ठीक है, बेहतर करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस न बंद होने पाए। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करते रहिए और जो भी पढ़िए वो आपको याद रहे। मैक्सिमम बच्चों को याद ही नहीं रहता कि मैंने पढ़ा क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने भविष्य को लेकर के जागरूक हो जाइए, और आप जब किसी चीज की एबिलिटी ज्यादा होती है तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। दोस्तों आज कंटेंट की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि लाओ फला टीचर का वीडियो देख लूं, लाओ फला टीचर का वीडियो देख, कौन सा टीचर कितना शॉर्ट पढ़ाया है, आप इस चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं, जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया। दोस्तों आप दुनिया में किसी भी अध्यापक से पढ़ते हो, मैं आपसे एक बात केवल कहूंगा, आप दुनिया में एक टीचर को पकड़िए और उसी से सब कुछ पढ़ डालिए, सब कुछ सारे टीचर वही पढ़ाते हैं, कोई अलग से चीज नहीं बताएगा। कोई 10% का जो मान है वो 1/10 के अलावा कुछ और नहीं बताएगा। तो आप किसी एक ही टीचर को जिससे भी पढ़ते हैं आप उससे संतुष्ट हैं, आप उसी के कंटेंट को पढ़िए और मोर देन प्रैक्टिस करिए, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। कंसंट्रेट एटलीस्ट आपको होना पड़ेगा, यदि आप हो गए नौकरी फाइनल है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और मैं यूपीएसआई पे बहुत जल्द एक आपको अलग सारे कंफ्यूजन, कैसे आपको पढ़ाई करना है, किन किन चीजों पे काम करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत जल्द सारी चीजें बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, प्रैक्टिस मत बंद करिए, प्रैक्टिस आप लगातार जारी रखिए यदि आपको नौकरी चाहिए तो। आप क्योंकि बताए नहीं कि कंटेंट की एबिलिटी ज्यादा है तो बच्चों में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आप किताब उठाइए और किताब पे काम करना शुरू करिए, आप खुद ही देखोगे कि आप 1 महीने के अंदर अपने आप में अगर परिवर्तन नहीं देखते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर आपने गलत कहा था। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया, उसके बाद आप बुक उठाइए और बुक से लगाना शुरू करिए, प्रीवियस ईयर उठाइए, लगाना शुरू करिए, तब आप बताइएगा कि सर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपकी बातें कितने % सही हैं। अगर मेरी बातें गलत होंगी तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आप गलत कह रहे थे। आपको 1 महीने के अंदर आपको इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि आप कहां पे हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय।